अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए। पिछली बार हम लोग रिएक्टेंट तक देख लिए थे। अब प्रोडक्ट्स के लिए देखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं। जैसा मैंने बोला, हम लोग जनरली क्या अज्यूम करते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है वो पहले कुछ नहीं था और धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो कुछ ऐसा ही यूज करने जा रहे हैं हम लोग कर्व। ये मान लो ये तुम्हारा TI है, ये TF है। तो TI TF से तो क्या मिलता है अपन को? एवरेज वाला फंडा मिलता है। TI के रिस्पेक्ट में CI और TF के रिस्पेक्ट में CF। इससे हमको फाइनल वाले कंसंट्रेशन का पता है लेकिन वो अगेन एवरेज वाला ही रेट हमको देने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो एक T इंस्टेंट लो, और उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी C इंस्टेंट होगा लेकिन हमको वो उससे मतलब नहीं है, हमको उस पर रेट चाहिए। तो रेट विल बी गिवन बाय dC/dt। तो इसके अराउंड अगर एक स्लोप बना दिया जाए, this line is giving the R instant which is equal to plus dC/dt। प्लस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से आपको प्रोडक्ट के लिए भी एक ग्राफिकल एनालिसिस मिल सकता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। अब देखो, और इसको भी आप अगेन मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम कर्व। तो ये प्रोडक्ट्स के लिए आप ऐसा देख सकते हैं। दूसरी बात, एक और टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बोला 3 बोल दिए जाते हैं। हालांकि जो तीसरा वाला है वो इंस्टेंटेनियस का एक पार्ट है, उसको हम लोग नाम देते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये वर्ड जो इनिशियल जुड़ गया यहाँ पे, ये वर्ड जो इनिशियल यहाँ पे जुड़ गया, इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो ये है कि हम लोग T इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल का मतलब ही वही है कि हम लोग T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग एक इंस्टेंटेनियस रेट निकाले और टाइम को फिक्स कर दें कि T इज इक्वल टू 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो R इनिशियल इट इज इक्वल टू dC/dt एट टाइम इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0। जब भी इस तरह की चीजें आप देखें तो इसको बोला जाता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगेन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए फिर से माइनस और प्लस उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब भी हम लोग इनिशियल रेट की बात करते हैं तो कभी कभी तुमको कुछ इक्वेशंस के जरिए भी दे सकता है। मान लिया कि आपको C का कुछ इक्वेशन दे दिया T के टर्म में, है? जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ कि C
इट इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस टू ए टी, मान लो कि इस तरह से बोल दिया। तो इसमें जब आप डी सी बाई डी टी निकालोगे, हियर सी इज द फंक्शन विथ टी, सी इज फंक्शन ऑफ टी, तो डी सी बाई डी टी करोगे इसका तो क्या आएगा, 2AT प्लस 2A। और अगर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात कर दें तो ये तो कट जाएगा। इसका मतलब कि r इंस्टेंट क्या बच, r इनिशियल नॉट इंस्टेंट, r इनिशियल कितना था, तो भाई वो 2A था। ए कैन बी एनी वेरिएबल जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो दिस इज हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डील्स विद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की कि भाई रेट जो है हम लोग किस यूनिट में देखते हैं और कैसे उसको हम लोग निकालते हैं। तो यूनिट की बात थोड़ा कर लेते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आर है हमारा, उसका यूनिट क्या क्या है। तो जैसे मैंने बोला आर बराबर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, विच इज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इस तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन जो है हम लोग जनरली क्या लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी कैपिटल एम। तो अगर यूनिट की बात करें तो ये देने वाला है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम जो है उसका ऐसा यूनिट जनरली हम लोग सेकेंड। तो इस हिसाब से जो यूनिट है, रेट की जो यूनिट है वो बन गई मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो कभी कभी क्या है कि आपको लीटर के बदले सेंटीमीटर क्यूब में दे दे तो आप उसका कन्वर्जन फिर कर सकते हो आगे। कभी कभी मोल को ग्राम में भी कन्वर्ट करके आप बोल सकते हो। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे कि जो भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो उसका जो मोलर मास होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि मोलर मास इंटू मोल लीटर पर सेकेंड पर लीटर पर सेकेंड। ये जब हम लोग बोलेंगे तो ये जो चीज़ है ये किस में हो जाएगी, ग्राम में हो जाएगी, और तब यूनिट बन जाएगा ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग जो रेट बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट ऑफ चेंज की फिर बात करेंगे, पूरे रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करके उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट की बात करेंगे। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोलर मास से आपको उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी यूनिट किस तरह से है वो समझ में आ गया होगा कि यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक यूनिट से आ रहा है कंसंट्रेशन चेंज और टाइम चेंज के हिसाब से।
अब बात करते हैं कि वेरियस रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन कैसे आपको डिड्यूस करना है। रिलेशन बिटवीन वेरियस रेट ऑफ रिएजेंट्स एंड रिएक्शन रेट। तो ध्यान रहे, मैं यहाँ पे रिएक्शन रेट को कैपिटल आर बोलने जा रहा हूँ और बाकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेके हम लोग उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि सब में रिलेशन कैसे आपको लेके आना है। तो मैं बहुत ही जो बेसिक अपनी इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन, उससे स्टार्ट करता हूँ। N2 plus 3H2 gives twice of NH3। ये रिएक्शन तो लिख लिख के मैं तुम लोगों को एकदम पका दूंगा। N2 plus 3H2 gives twice of NH3, हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन। तो अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई इसका रेट और इसका रेट और इसका रेट और पूरी रिएक्शन का रेट में रिलेशन क्या है, इस टॉपिक का मतलब वही है। आई होप टॉपिक का मीनिंग पहले समझ में आया होगा तुम्हें कि रिलेशन बिटवीन वेरियस रेट ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये और ये एंड रिएक्शन रेट और पूरा ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें, तो इन चारों में रिलेशन क्या है उसको निकालने जा रहे हैं। मैं इस चीज को तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको हम लोग डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से डील कर लेते हैं। तो तुम ये रिएक्शन देख के बताओ, क्योंकि तुम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ चुके हो, तो ये रिएक्शन देख के तुम्हारे मन में एक ख्याल ऐसा आना चाहिए कि सर अगर इसका 1 मोल जाएगा, बैलेंस इक्वेशन को चेक करो, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल चला जाएगा और इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग। मैं मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मीनिंग ये है, इफ इसका मीनिंग है 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 mole of H2 to give 2 mole of ammonia। ये इसका एक बेसिक मीनिंग हुआ। अभी जो बेसिक मीनिंग है इसको रेट के साथ हम रिलेट कैसे करें उसको देखो। N2 जो है 1 मोल लेना है तब जाके उसका 3 मोल खत्म हो रहा है। मतलब क्या कि जितनी देर में इसका 1 मोल जाता है उतनी देर में इसका 3 चला जाएगा। तो इसका रेट कितना हुआ, इसका रेट तो इसका 3 गुना हो गया और ये 2 मोल प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका रेट इसका 2 गुना हो गया। मतलब अगर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 इट इज इक्वल टू x, जिसको कि रिप्रेजेंट कैसे करोगे, माइनस डी ऑफ N2 बाय dt। अब ये बताओ तुम लोग कि मैंने वहां पे माइनस क्यों लगाया। माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि N2 क्या है, रिएक्टेंट। तो माइनस डी N2 बाई dt लिख रहे हैं और उसको मैंने मान लिया कि माइनस आगे साइन लगा के वो प्लस बन गया, एक रेट आ गया मेरे पास, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसको मैं x ले रहा हूँ। तो अगर इसका रेट ऑफ चेंज x है तो ऑब्वियसली कि H2 का कितना होगा भाई, H2 का 3x हो जाएगा, क्योंकि जितने देर में इसका 1 मोल जाता है उतने देर में इसका 3 मोल चला जाता है। तो अगर मैं लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ H2 तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x।
वो 3x आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो कितना है, -dH2/dt। सिमिलरली मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया लिखता हूं। देख सकते हो x के टर्म में अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाना चाहिए, वो 2x हो जाना चाहिए। और ध्यान देना कि वहां पे इस बार मैं माइनस नहीं लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। rate of change of NH3 is equal to 2x which is equal to plus dNH3/dt। अब मुझे इन तीनों को रिलेट करना है, इन तीनों को रिलेट करना है आपस में भी और ओवरऑल रिएक्शन रेट के साथ भी। तो उसको देखो। तो ये और ये कैसे रिलेट हो सकते हैं, ये x है, ये 3x है और ये 2x। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसको 3 से डिवाइड मार दूं और तीसरी वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड मार दूं तो तीनों x के बराबर आ जाएगा, तीनों जो है x के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको रिलेट कर सकता हूं और दैट इज माय ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल, कि हम x तोड़वाए उसका, कि x गया और उसके हिसाब से रेट को जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो R है इट इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू माइनस dN2/dt which is equal to -1/3 dH2/dt which is equal to plus 1/2 dNH3/dt। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे आपस में रिलेटेड है। तो सबब x के बराबर आ गया, रेट ये आ गया, तो यहाँ पे मैं r को बोल सकता हूँ ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इक्वल टू -dN2/dt -1/3 dH2/dt प्लस 1/2 dNH3/dt। अब ये जो यहाँ पे बात हुई है इससे आपको एक कंक्लूजन निकालने को मिल सकता है। इससे कंक्लूजन क्या मिल सकता है, इससे कंक्लूजन ये मिल सकता है कि भाई अगर तुम्हें, ये तो मैंने एक रिएक्शन लिया, ऐसे हजारों रिएक्शन होगी, तो हर रिएक्शन के लिए तुम कैसे रिलेट करोगे। तो हर रिएक्शन के लिए तुमको अगर रिलेट करना है तो तभी कर पाओगे जब तुम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करते जाओ। जैसे देखो यहाँ ध्यान देना, इधर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 1, तो मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड हो गया ऐसा मान सकता हूँ। मैंने वहाँ पे किसी से डिवाइड किया नहीं किया, मतलब 1 से डिवाइड किया ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 3 से डिवाइड करते हो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1/3 हुआ है तब जाके बराबर हुआ है। और यहाँ पे तुमको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है 2, इसीलिए वहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ है ऐसा बोल सकता हूँ। तो एक जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को कि भाई जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे हम अगर डिवाइड कर दें तो सारे आपस में रिलेट कर सकते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद फिर टोटल एवरेज रेट के साथ क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग जज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बात और देखो कि एनसीईआरटी में और आपके पैकेज में भी, कोचिंग के पैकेज में रेट ऑफ फॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन टाइप का वर्ड गिवन हो सकता है। तो जैसे ये जो रिएक्शन थी N2 + 3H2 gives twice of NH3,
इसमें ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा मतलब डिफॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होते हैं, इस तरह से होता है। डिसअपियर होते हैं रिएक्टेंट। तो ऐसा वर्ड मेंशन आपको मिलेगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 का मतलब क्या है कि माइनस डी N2 बाई डी टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये है माइनस डी H2 बाई डी टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ये है प्लस डी NH3 बाई डी टी। तो ध्यान रहे, जब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को लेके बात करेगा तो वहां पे तुमको कोफिशिएंट यूज नहीं करना है। कोफिशिएंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो तो रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई इसके अपीयरेंस का उसके डिसअपीयरेंस के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि बस पूछ ले अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का वर्ड वो फेंक दे क्वेश्चन, तो उस केस में तुमको यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन तब नहीं सोचना है, तब खाली बस मतलब डी इतना बाय डी इतना सोचना है माइनस और प्लस में, तब वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना, इस बात का ध्यान रहे। जब हम लोग रिलेशन करते हैं, रिलेट करते हैं, तब भले हम लोग को कोएफिशिएंट का ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दूं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी, ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी, तो इस केस में आप रेट कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ से लिखा जाएगा आर, जो कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आर बराबर माइनस वन बाय ए डी ए बाई डी टी माइनस वन बाय बी डी बी बाई डी टी प्लस वन बाय सी डी सी बाई डी टी और प्लस वन बाय डी, स्मॉल डी है ध्यान देना, डी डी बाई डी टी। तो इस तरीके से हम ओवरऑल रेट और आपस में जो रेट है उसको रिलेट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, इसको पहले उतार लो, नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, इसके ऊपर कि क्वेश्चंस किस तरह से होता है। विदाउट क्वेश्चन तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री किसी काम की नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बनाया करो, खूब देखा करो, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगाओ, सब जगह के क्वेश्चन लगाने से ही तुम्हें पूरा आइडिया लगेगा। एक क्वेश्चन उठाते हैं तुम्हारे लिए। तो एक ये रिएक्शन दिया हुआ है और मुझको बोला हुआ है कि रिलेट रेट ऑफ रिएक्शन with rate of appearance or disappearance of reagents. Relate the rate of reaction with rate of appearance disappearance of reagents involved. अब देखो
ब्लाइंडली अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन को उठाएगा बिना समझे हुए कि हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट जो किए थे वो डिराइव किए थे, तो वो खाली लिख देगा कि माइनस डी ए बाई डी टी, इस तरह से लिख देगा, माइनस डी ए बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है, इट इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ ए टू बी थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू आर, ऐसा बोल देगा। कोफिशिएंट 1 है तीनों का, इस तरह से बोल देगा। बट क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि तुम ध्यान से देखो कि मैं डिराइव कैसे किया था। मैं डिराइव किया था रिएक्शन से, स्टोइकियोमेट्री से, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और डिराइव इस तरह से किया था कि अगर इसका 1 मोल जाता है तो इसका 3 मोल जाता है तो उसका 2 मोल प्रोड्यूस होता है। तो जब हम लोग मोल के हिसाब से रेट को जज करेंगे तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात तो यही है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस। रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस है ही नहीं, ये लगा दोगे तो कर दोगे तुम कांड। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। इस पॉइंट को फिर अब याद रखो इस क्वेश्चन के थ्रू कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड ही नहीं है तो फिर क्या उसका रेट रिलेट कर पाओगे? रेट रिलेट करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस पहले करो। तो बैलेंस करोगे तो किससे बैलेंस होगा देख सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो बैलेंस होगा, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा 2A प्लस 3B गिव्स A2B3। इट इज नाउ बैलेंस्ड। और अब जो है स्टोइकियोमेट्रिक, इसका 2 दिखाई दे रहा है, इसका 3, इसका 1। तो अब जो तुम रेट लिखोगे वो सही लिखोगे। तो ये लिखाएगा R बराबर -1/2 डी ए बाई डी टी बराबर -1/3 डी बी बाई डी टी बराबर प्लस, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, डी ऑफ A2B3 बाई डी टी। तो ये था पहला क्वेश्चन। ये पॉइंट को एकदम नोट कर लो अच्छे से कि भाई रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस नहीं है तो फिर क्या रेट रूट कर रहे हो? फिर तो मतलब नहीं है ना, बैलेंस ही नहीं है तो। इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के थ्रू तुमको ये बात सीखनी है। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे फेवरेट जो इक्वेशन है उसी से लिया है हमने। इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस of H2 is 12 mole per liter per second for the reaction N2 plus 3H2 gives twice of NH3। पहला पार्ट है कैलकुलेट रेट ऑफ disappearance of N2। दूसरा पार्ट कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तीसरा पार्ट कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन।
देखो, ये जो बेसिक क्वेश्चन है अभी इसी रिएक्शन को लेके मैं तुम लोगों को पढ़ाया था, और डिसअपेरेंस दिया हुआ है यहाँ पे H2 का 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फिर N2 और बाकी लोगों की बात की है। तो ऑब्वियसली जब तक तुम रिलेशन नहीं जानोगे, जब तक तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम क्या किया करो, इसका रिएक्शन लिख लो, रिलेशन लिख लो। तो रिलेशन है कि, और पूछा क्या है उसको भी एक जगह लिख लो, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 पूछा हुआ है। मतलब कि क्या पूछा है, इसने पूछा है माइनस dN2 बाय dt बराबर कितना। फिर क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो प्लस dNH3 बाय dt इज इक्वल टू कितना। और एक और पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि R की वैल्यू पूछी है कि R बराबर कितना। तो सबसे पहले अपन रिलेशन लिख देते हैं इस रिएक्शन के लिए, और ये बैलेंस है कि नहीं, बिल्कुल बैलेंस है, और बैलेंस है तो ये हो जाएगा R बराबर माइनस dN2 बाय dt बराबर -1/3 dH2 बाई dt बराबर प्लस 1/2 dNH3 बाई dt। ना इस तरह से बोल सकते हैं, सारे जितने भी रिएजेंट है सबके लिए ऐसा हो गया, रिलेशन आ गया। अब हमको दिया क्या हुआ है, हमको क्वेश्चन ने दिया हुआ था रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 इज 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मतलब हमको क्वेश्चन ने ये दिया है कि माइनस dH2 बाई dt इट इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं वहां से रिलेशन देखूं तो ये बन रहा है कि माइनस dN2 बाई dt इट इज इक्वल टू -1/3 dH2 बाई dt। और इसकी जो वैल्यू है वो तो क्वेश्चन ने दी हुई है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी हुई है, 12। तो ये क्या हो गया, 12/3, मतलब कि ये हो गया 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो N2 का जो डिसअपेरेंस का जो रेट है वो 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, यहाँ से मैं सीधे R को रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि R इसी के बराबर था। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, और क्योंकि R डायरेक्टली माइनस dN2 बाई dt के बराबर है तो R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू भी 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो पहला और थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फिर अमोनिया का पूछा हुआ है, तो अमोनिया को अब देख लो, अमोनिया को आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ से भी, कहीं से भी आप रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर H2 वाले से अगर उठा लूँ, या H2 से क्यों उठाऊं, जब मुझको R की वैल्यू पता चल गई सीधे R से उठाऊं। तो R बराबर कितना है, 1/2 dNH3 बाई dt है। तो मतलब कि 4 इट इज इक्वल टू 1/2 d ऑफ NH3 बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ कि dNH3 बाई dt इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फिर से 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, मतलब दूसरा क्वेश्चन हुआ इस फॉर्मेट का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं।
आज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा। फॉर द रिएक्शन, ध्यान देना ये फिर से वही वाली रिएक्शन है लेकिन कुछ और फॉर्मेट में है। चेंजेस देखो, इस तरह से दिया है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस of H2 again 12 mole per liter per second। पहला पार्ट कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। दूसरा पार्ट कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तीसरा पार्ट कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में जो बेसिक अंतर है, और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन कर दे तो तुम डायरेक्टली क्या सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो, उसको थोड़ा सा तुमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अंतर ये है कि पिछली बार N2 + 3H2 की चॉइस ऑफ NH3 था, इस बार क्या किया कि 2 से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 2 से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, इस तरह से रिएक्शन आ गया। बाकी कंडीशन पिछली जैसे ही रखा है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तुमको देखना होगा कि भाई ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस है, बिल्कुल 4N हो गया और 12 है, 12H हो गया, सब बैलेंस है, एकदम बिल्कुल पूरा बैलेंस है। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है। तो फिर से तुमको पूछा वही है कि -dN2/dt कितना प्लस dNH3/dt कितना और R कितना, ये 3 चीज पूछा है। तो देखो, और गिवन है -dH2/dt 12, है ना। ये गिवन। तो सबसे पहले बात जो लिखा है कि कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, सबसे पहले इसमें रिलेशन निकालो। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा -R बराबर -1/2 d ऑफ N2/dt बराबर -1/6 d ऑफ H2/dt बराबर +1/4 d ऑफ NH3/dt। अब अगेन अगर हमको dN2/dt को पता करना है तो किस तरह से पता चलेगा, इसको उठाओ। तो ये हो रहा है कि -1/2 d ऑफ N2/dt इट इज इक्वल टू -1/6 d ऑफ H2/dt। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 12, तो मतलब ये कितना हो गया 12/6। 12/6 का मतलब है 2। तो यहां से -dN2/dt कितना आया, ये आया 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो तुमको एक बात समझ में आई होगी कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक चेंज करने से
इंडिविजुअल जो रिएजेंट्स के रेट हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ये पिछली बार भी 4 था, लास्ट क्वेश्चन में भी तुम देख लो, ये पिछले क्वेश्चन में भी कितना था, 4 ही था, अभी भी कितना आया, 4। अच्छा, अब ये अगर आ गया तो रेट पे चले जाते हैं। तो R बराबर था -1/2 डी ऑफ n2/dt के, और अभी अभी तुमने इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू है 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इस गेम को समझो, ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्ट हो जाता है अगर आप स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दोगे तो। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन gets affected but individual rate of refraction is not getting affected, क्योंकि इंडिविजुअली जो रिलेशन चल रहा है वो तो अभी भी उसी में काट पीट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल में कोएफिशिएंट्स आपके पूरे चेंज हो जाएंगे। और ओवरऑल इसलिए भी इफेक्ट होगा क्योंकि अगर आप 2 मोल लेके चल रहे हैं, 6 मोल लेके चल रहे हैं, तो आप ज़्यादा चीज़ें लेके चल रहे हैं और उसके हिसाब से रिएक्शन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो जाएगी, तो ओवरऑल रिएक्शन रेट जो है वो चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रहे। जैसे मैं अभी अमोनिया का भी निकाल के तुमको दिखाऊंगा कि उसका भी जो पिछली बार था वही आएगा, अलग नहीं आएगा। उसका तुमको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में उसका आंसर 8 था, तो इसमें भी वो 8 आना चाहिए। तो देखो, अमोनिया को पकड़ोगे तो अमोनिया को यहां से पकड़ लो, DNS3/dt है, और R तुम्हारे पास आ चुका है 2, तो लिख लो कि 2 बराबर 1/4 DNS3/dt। आप किसी से भी पकड़ोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो DNS3/dt, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा DNS3/dt बराबर 8। एकदम वही बात जो अभी जस्ट 2 सेकंड पहले हमने बताई कि भाई इंडिविजुअल जो रेट होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है ओवरऑल रेट। तो इसको एक पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं तुम लोगों के लिए। एक पॉइंट की फॉर्म में इसको हमेशा के लिए याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि बार बार अगर आपको क्वेश्चन में चेंज कराएगा तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली ये बात को याद रखो, इफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर changed or reaction is multiplied by some factor, then individual rates of reagents does not gets affected, but overall rate of reaction gets affected। ना ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जैसा था वैसे रहेगा, क्योंकि आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये 2 से बड़ा तो वो भी 2 से बड़ा, तो कट जाएगा, फैक्टर वही आ जाएगा, इसलिए वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इंडिविजुअल वाला जो है डज नॉट गेट्स इफेक्ट लिखा हूँ, और ओवरऑल जो है इट विल गेट्स इफेक्ट लिखा हूँ, इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 फिर से पूछा है, लेकिन इस बार देखो कंडीशन क्या है। इस बार इसने जो रेट का यूनिट दिया है ये डिफरेंट है। इसने लिखा है 6 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। अभी ऐसे कैसे रिलेट करोगे उसको समझाओ। यूनिट जब तुमको दिया है ग्राम में, लेकिन जब तुम रिलेट करते हो रिएक्शन को, तो रिएक्शन रिलेट इस तरह से नहीं होता है कि ग्राम में रिलेट होता है, वो रिलेट होता है मोल्स पर लीटर में, कंसंट्रेशन बाय टाइम करके रिलेट होता है। तो इसके लिए जो रिलेशन है वो तो ये रहेगा कि R बराबर माइनस डी एन टू बाई डी टी बराबर -1/3 डी ऑफ H2 बाई डी टी बराबर +1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी। इसके लिए रहेगा तो यही। लेकिन यहाँ पे -DH2 बाई डी टी उसने क्योंकि ग्राम में दिया है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये 6 ग्राम हाइड्रोजन लिखा हुआ है H2, तो H2 का मोलर मास कितना हुआ? H2 मतलब हो गया कि 2 ग्राम। H2 का जो मास हुआ, मोलर मास, वो हुआ कितना? 2 ग्राम। और 6 ग्राम लिखा है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हुआ गया? 6/2, मतलब कि 3 मोल पर लीटर, 3 मोल हो गया। तो इसका मतलब है कि -DH2 बाई डी टी, यहाँ से तुमको कंक्लूड करना था कि पहले इसको मोल में कन्वर्ट करते, क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये हो जाएगा 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। अब मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, तो अब इसको रिलेट करो। जैसे मान लो कि मैं N2 से रिलेट करता हूँ, तो डिसअपियरेंस ऑफ N2 अगर मुझको निकालना है, तो फिर से मैं क्या करूँगा कि N2 और H2 वाला ये वाला फंडा ले लूँगा। इसको आप ले लो, तो ये हो जाएगा कि -DN2 बाई डी टी इट इज इक्वल टू -1/3 DH2 बाई डी टी। तो वो कितना है? वो तो पता है कि अपन को क्या, अभी -1/3 इंटू -DH2 बाई डी टी कितना है? 3 है, तो इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना आ गया? -DN2 बाई डी टी। ये निकल के आ गया कि -DH2 बाई डी टी पूरे की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से माइनस फिर हट जाएगा, 1/3 लगा देते हैं, तो ये हो गया 1। मतलब कि DN2 बाई डी टी कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर तुमको इसका आंसर ग्राम में पूछा हुआ है, तो अगर ग्राम में पूछा हुआ रहेगा तो इसको तुम क्या करो कि ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मोल दिखा रहा है, 1 मोल N2 का मतलब कितना हुआ? 28 ग्राम। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि -DN2 बाई डी टी इट इज इक्वल टू 28 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, अगर ग्राम में तुमसे पूछा गया है तो। सिमिलरली अमोनिया पे आते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मेशन तुमको देखना है। भाई अगेन यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। मान लो कि मैं यहीं से देखता हूँ, तो यहाँ से देखेंगे तो ये आ रहा है कि -1/3, अगेन 1/3 DH2 बाई डी टी, तो माइनस वाला वो 3 के बराबर है, तो 1/3 इंटू 3 कर देते हैं उसको। इट इज इक्वल टू +1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी। तो ये तो 1 हो गया। इसका मतलब कि डी ऑफ NH3 बाई डी टी ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 2, लेकिन ये मोल में आएगा, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको भी अगर तुमको ग्राम में करना है, तो ग्राम में ये आ जाएगा कि 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो ग्राम में 1 मोल का मतलब होता है कि 17 ग्राम, तो 2 मोल का हो जाएगा कि 34 ग्राम। तो ग्राम में अगर तुम लिखोगे तो ये आ जाएगा कि 34 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो वो तो होता है R। तो R की बात करोगे
तो R किसके बराबर था भाई? R था माइनस डी एन टू बाई डी टी, माइनस डी एन टू बाई डी टी के बराबर था। और माइनस डी एन टू बाई डी टी कितना निकल गया? 1 मोल पर लीटर निकल के आया, तो ये हो गया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रहे कि जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को तुम कभी भी R से, ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को तुम ग्राम में नहीं कर सकते हो। ग्राम में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक चीज़ का नहीं है, वो तो पूरी रिएक्शन का है। तो उसमें खाली आप मोल्स वाली चीज़ को लेके चल सकते हैं, उसमें आप ग्राम वाली चीज़ को लेके नहीं चल सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ग्राम में करना है, मोल में करना है, उसमें तुमको क्वेश्चन में ऑप्शंस देखना होगा। और ऑप्शंस देखने के बाद तुमको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से तुमको कन्वर्ट, जैसे इसमें हमने क्या किया, इसमें हमको H2 का उसने दिया हुआ था, और H2 का दिया हुआ था, तो उसके बाद हमने उसको मोल में पहले कन्वर्ट किया, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद तब रिलेट किया। क्योंकि ये जो रिलेशन होता है, ध्यान रखो कि ये जो रिलेशन होता है जब हम रिलेट करते हैं, तो ये रिलेशन ग्राम में नहीं होता है, वो कंसंट्रेशन बाय टाइम वाला रिलेशन होता है, जो हमने मोल से निकाला था, डिराइव किया था। तो अगर मोल से निकाला था, डिराइव किया था, वो वाला रिलेशन होता है, तो फिर हमको मोलरिटी वाला ही चलना पड़ेगा, मतलब मोलर कंसंट्रेशन से ही चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग को मोल यूज करना है, और उसके बाद तुम देख सकते हो कि मोल में कन्वर्ट करने के बाद रिलेट हो गया। और फिर अगर तुमको ऑप्शन में ग्राम में दिया हो, तो तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये 28 आ गया, और फिर ये 2 मोल आ गया, तो फिर 17 से 34 हो गया। लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये तुम्हारा मोल में ही रहेगा, ये ग्राम में नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रहे। तो इस पॉइंट को लिख भी लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि याद रहेगा। कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद रखती है, तो उस पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन is expressed only in terms of mole per liter per second, है ना? But individual reagents rates can be expressed in various ways, in various unit. जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी कर सकते हैं भाई, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, केजी, जिसमें भी क्वेश्चन में तुमको देगा, उसमें आप कन्वर्ट करके इंडिविजुअल वाले रेट को कर सकते हैं। तो ये पॉइंट तुमको एकदम याद हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन को देखते हुए, इस क्वेश्चन को समझते हुए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि इंडिविजुअल जो रेट ऑफ रिएक्शन है और ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको कैसे हम लोग को रिलेट करते हैं। और क्वेश्चंस तुम लोगों ने देख लिए, तो अब कोई भी डाउट तुमको नहीं रहना चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो आराम से, अपने पैकेज के क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। प्रीवियस ईयर के जो आईटी के क्वेश्चन है या नीट के क्वेश्चन है, वो भी तुम ट्राई आउट कर सकते हो, इस कंसेप्ट को लेते हुए, इस टॉपिक को लेते हुए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इनका जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही।